गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। स्टार्ट करेंगे हम आज का अपना लेक्चर। आज पॉक्सो एक्ट की हमारी थर्ड क्लास है ना, थर्ड लेक्चर है, जिसमें हमने कल प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर सेकंड जो है वो स्टार्ट कर लिया था, राइट। चैप्टर सेकंड जो हमने स्टार्ट कर लिया था और हमें आज चैप्टर सेकंड में हमने सेक्शन 3, 4, 5 एंड 6 कंप्लीट कर ली थी, है ना। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब इसका जो पार्ट सी, डी और ई है वो आज हमें कवर करना है, यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट एंड उसकी पनिशमेंट 7 एंड 8 पार्ट सी है इसका। फिर डी में है एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट, इसमें सेक्शन 9 एंड 10 है। और फिर है सेक्सुअल हरासमेंट और उसकी पनिशमेंट 11 एंड 12। ये सेक्शन जो हमें कंप्लीट करनी है, तो स्टार्ट करेंगे हम। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप सभी को। आप लोग भी अपने अपने पास अपना अपना बैरेक्ट निकाल लीजिए। चैतन्य, आपने अभी तक डीपी अपलोड नहीं की, आप प्लीज अपनी डीपी अपलोड करिए। चलिए, इसमें पार्ट सी से आज हमें स्टार्ट करना है, सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयर। ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयर। तो सेक्शन 7 बात करती है सेक्सुअल असॉल्ट की और 8 में बताई गई है उसकी पनिशमेंट। तो सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब बताया गया है कि whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault। तो सेक्सुअल असॉल्ट जो है यहाँ पेनिट्रेशन वाला एक्ट नहीं होता है। विदाउट पेनिट्रेशन के अगर किसी भी प्रकार से फिजिकल कांटेक्ट बच्चे से किया जाता है उसके इन ऑर्गन्स को टच करके, तो वो सेक्सुअल असॉल्ट के कैटेगरी में आएगा। ठीक है ना, ये इसमें लिखा गया है। हिंदी में भी एक बार रीड कर लीजिए लैंग्वेज। लैंगिक हमले का मतलब है जो कोई लैंगिक आशय से किसी बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श करता है या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता है, लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क में जो टचिंग का कार्य किया जा रहा है बालक के साथ या बालक से करवाया जा रहा है, वो लैंगिक हमला है। और अगर पेनिट्रेशन वर्ड आ जाएगा, प्रिवेशन आ जाएगा, तो वो कल वाली सेक्शन में चला जाएगा 3 एंड 5 में। ठीक है, अगर एग्रीवेटिव फॉर्म में है तो 5 में और सिंपल है तो 3 में। अब इसके लिए दंड है 3 वर्ष से कम का नहीं होगा, जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा। सेक्शन 8 में दंड बताया गया है ना। जो कोई लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी प्लस फाइन। तो 3 to 5 ईयर्स इसकी पनिशमेंट होगी, प्लस फाइन होगा। इस पूरे अभी चैप्टर में आपको सिर्फ सेक्शन बेस्ड चीजें याद रखनी है कि किस सेक्शन में किस अपराध को परिभाषित किया गया है और उसकी पनिशमेंट कितनी है, बस। ठीक है, तो 3 years whoever commits sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। जो 3 साल से कम की तो होगी नहीं, मिनिमम 3 साल तो मिलेगी ही, जो 5 वर्ष तक की हो सकती है। अब ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो 3 साल दे दे, 3.5 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, प्लस फाइन होगा। तो ये हो गया आपके सेक्शन 7 एंड 8। इस पे कोई केस लॉ नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ डायरेक्ट प्रोविजन ही इसका देखना है। आगे बढ़ेंगे, सेक्शन 9 पार्ट डी। अब है इसका पार्ट डी। पार्ट डी बात कर रहा है एग्रेवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरऑफ। अभी हमने पढ़ा सिंपल सेक्सुअल असॉल्ट, कहाँ कहाँ 7 और 8 में। ठीक है, तो 7 और 8 में क्या है, सिंपल सेक्सुअल असॉल्ट और उसकी पनिशमेंट बताई गई है। पार्ट डी में एग्रीवेटिव फॉर्म में बताया गया है। तो जैसे कल हमने पढ़ा था कि सेक्शन 3 में हमने पढ़ा था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, और 5 में हमने पढ़ा था एग्रीवेटिव फॉर्म में।
तो कल जैसे कि एग्रीवेटिव फॉर्म में हमने पढ़ा था कि एग्रीवेटिव फॉर्म कब बन जाएगा, जब उसमें जो कैटेगरीज बताई गई है वो व्यक्ति करते हैं, पुलिस ऑफिसर करता है, ऑफिसर के किसी हॉस्पिटल के स्टाफ या मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति करता है। जो भी नए लोग जुड़ते जा रहे हैं वो माइक म्यूट करते जाए अपना। माइक म्यूट कीजिए विनीता जी। हाँ ठीक है, तो एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेम जैसा हमने कल देखा, जैसा कि हमने कल देखा एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में, एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर करता है या हॉस्पिटल के स्टाफ का कोई मेंबर करता है या जो जेजे एक्ट के अंतर्गत जितने भी इंस्टीट्यूशंस हमने पढ़े जहां बच्चों को केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है उनके स्टाफ का कोई मेंबर करता है, आर्म्ड फोर्सेस के कोई मेंबर करते हैं। तो जितनी कैटेगरी कल हमने सेक्शन 5 में देखी थी जो एग्रीवेटिव सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आ रही थी, वही सेम टू सेम डिक्टो सेक्शन 9 में भी है। तो आपको फिर से रीड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपने सेक्शन 5 पढ़ ली, वही लोग यहाँ पर अगर करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, सेक्सुअल असॉल्ट का एक्ट करेंगे। कौन सा, जो सेक्शन 7 में डिफाइन है। सेक्शन 3 में पेनिट्रेटिव है, वहां पर पेनिट्रेशन का कार्य हो रहा है। तो सेक्शन 3 में पेनिट्रेशन का एक्ट जो लोग कर रहे हैं, सेक्शन 3 में बताए गए कार्य को जो ये वाले व्यक्ति करेंगे तो वो एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा। और यहाँ सेक्शन 7 में जो सेक्सुअल असॉल्ट का कार्य बताया गया यानी कि ओनली टचिंग विदाउट पेनिट्रेशन, तो वो जब ये लोग ये कैटेगरी के लोग करेंगे सेक्शन 9 में बताए गए तो वो एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा। तो 5 और 9 में सेम पर्सन है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आपने सेक्शन 5 पढ़ ली यानी कि 9 पढ़ ली, ठीक। ऊपर ऊपर बता दे रही हूँ फटाफट से। सेक्शन 5 की तरह क्लॉज ए में वहां पे भी पुलिस ऑफिसर था, यहाँ पे भी पुलिस ऑफिसर की अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपनी कस्टडी में या अपनी लोकेलिटी में, अपने एरिया में, स्टेशन हाउस के एरिया में अपनी ड्यूटी करते समय या जिसकी पहचान पुलिस ऑफिसर की तरह कराई गई है, ऐसा कोई व्यक्ति सेक्सुअल असॉल्ट अगर किसी बच्चे के साथ करता है, पार्ट है ना ए में लिखा हुआ है, तो क्या माना जाएगा कि एग्रीवेटिव फॉर्म में है। बी में क्या है, whoever being a member of the armed force और सिक्योरिटी फोर्स, अब सुरक्षा बल और सशस्त्र बलों का कोई मेंबर, कोई अपने प्रीमाइसेस में अपनी ड्यूटी के कार्य करते समय अपने, ठीक है, वही सारे ग्राउंड से सेम। फिर उसके बाद थर्ड है, ठीक है, इसकी जिसकी आइडेंटिटी हुई हो। फिर है पब्लिक सर्वेंट यदि करता है। फिर मैनेजमेंट और स्टाफ, वही जेजे एक्ट के अंतर्गत जितनी जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम जहाँ पे बच्चों को कस्टडी के लिए कर रखा गया है और वहीं की मैनेजमेंट और स्टाफ के लोग करते हैं अगर सेक्सुअल असॉल्ट बच्चे पर। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट और स्टाफ करता है तो। फिर एजुकेशनल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में काम करने वाला मैनेजमेंट और स्टाफ अगर किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है। आगे उसके बाद है गैंग सेक्सुअल असॉल्ट, अगर किसी व्यक्ति ने किया है बच्चे के साथ तो वो भी क्या है, एग्रीवेटिव फॉर्म में माना जाएगा। और सेम जैसा कि सेक्शन 5 में देखा था कि जहां पर गैंग सेक्सुअल असॉल्ट या गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात आएगी, जहां एक से ज्यादा लोगों ने किसी बच्चे के साथ गैंग सेक्सुअल असॉल्ट किया तो वहां उनमें से हर एक की लाइबिलिटी कैसी होगी, मानो उन्होंने वह अकेले किया हो, कॉमन इंटेंशन का कंसेप्ट जो है यहाँ लागू होगा। फिर डेडली वीपन, फायर आर्म्स, हीटेड सब्सटेंस और कोरोसिव सब्सटेंस का यूज करते हुए सेक्सुअल असॉल्ट किया है ना, कोई घातक आयुध, कोई अग्नायुध या कोई गर्म पदार्थ या कोरोसिव यानी कि संक्षारक पदार्थ का उपयोग करते हैं। फिर है ग्रीवियस हर्ट करा बच्चे को, उसकी बॉडी में इंजुरी कॉज की, उसके जो ऑर्गन्स है, सेक्सुअल ऑर्गन्स, उनमें आपने हर्ट कॉज किया, फिर उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया उसको, तो एग्रीवेटिव फॉर्म का माना जाएगा। फिर उसके बाद सेक्सुअल असॉल्ट आपने बच्चे पर, जिस कोई बच्चे पर किया है, आपने इस तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट किया कि वह बच्चा फिजिकली इनकैपेसिटेट हो गया, अब वो शारीरिक रूप से अक्षम हो गया, या मेंटली इल हो गया, अपने रेगुलर टास्क परफॉर्म करने में अनेबल हो गया, नित्य क्रियाएं नहीं कर पा रहा है, तो एग्रीवेटिव फॉर्म में माना जाएगा। फिर जिस व्यक्ति ने बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है, इस तरीके से किया है कि उसको एचआईवी पीड़ित बना दिया है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। देखिए ये एचआईवी का फुल फॉर्म आ रहा है, तो हो सकता है आपसे पूछ ले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, याद रखिएगा, है ना। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्योंकि इसमें एडीपीओ के पेपर में हमें जीके भी आना है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्ट में ही खुद दी है, तो उसको जीके क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा फुल फॉर्म ऑफ एचआईवी, ठीक है। अब किसी व्यक्ति ने सेक्सुअल असॉल्ट बच्चे पर किया जिससे वह बच्चा
या तो HIV से पीड़ित हो गया या किसी और थ्रेटनिंग डिजीज से जो उसके जीवन के लिए संकट उत्पन्न कर दे, इन्फेक्शन हो गया, या टेम्पररी या परमानेंटली वो चाइल्ड कैसा हो गया, फिजिकली इनकैपेसिटेट हो गया, मीन्स अक्षम हो गया शारीरिक रूप से या मेंटली इल हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एग्रीवेटिव फॉर्म में कहलाएगा। फिर उसके बाद आगे अब है whoever being the owner or management or staff of any institution providing service care to the child। अब कोई ऐसा संस्थान है जो बच्चों को सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, उसकी मैनेजमेंट और स्टाफ या उसके ओनर ही बच्चे पे सेक्सुअल असॉल्ट कर दे। फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी ऑफ चाइल्ड, है ना, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी ऑफ चाइल्ड। अब कोई व्यक्ति जो कैसा है, कौन सा वाला पॉइंट है ये, ओ बालक की न्यासी या प्राधिकारी के पद पर होते हुए बालक की किसी संस्था या गृह में या कहीं और बालक पर लैंगिक हमला करता है। अब जो व्यक्ति है वो ट्रस्ट के या चाइल्ड के ऊपर ऑथोरिटी रखने वाला कोई व्यक्ति है, वो ही चाइल्ड के साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर दे तो क्या होगा, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। फिर यदि कोई बालिका जो है वो प्रेग्नेंट है, पता है कि प्रेग्नेंट है, उसके बाद आप उसके पर सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं तो एग्रीवेटेड फॉर्म में आ जाएगा। फिर सेक्सुअल असॉल्ट तो आपने किया ही, साथ में उसको मारने का प्रयत्न किया, उसको मृत्यु करने का प्रयत्न किया, अटेम्प्ट टू मर्डर किया, तो एग्रीवेटेड फॉर्म में आएगा। फिर कम्युनल और सेक्रेटरियल वायलेंस अगर आपने किया है तो क्या होगा, कम्युनल और नेचुरल कैलेमिटी मीन्स प्राकृतिक आपदा के समय अगर आप किसी के साथ ऐसा करते हैं तो, है ना, सामुदायिक या पांचिक हिंसा या प्राकृतिक विपत्ति के समय पर यदि किसी बच्चे पर सेक्सुअल हमला किया जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, तो वो एग्रीवेटिव फॉर्म में माना जाएगा। अब जो प्रीवियसली कन्विक्टेड है, ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल सेम चल रहे हैं, देखिए जो कल पढ़े थे हमने। प्रीवियसली कन्विक्टेड पर्सन है, पूर्व से ही दोष सिद्ध है इस एक्ट के अंतर्गत या किसी अदर एक्ट के अंतर्गत सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए, उसने फिर से कमिट किया तो एग्रीवेटिव फॉर्म में माना जाएगा। फिर है स्ट्राइक और परेड नेग्ड इन पब्लिक। अब बच्चे को नग्न करके, विवस्त्र करके और उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया और फिर उसको सार्वजनिक रूप से क्या कर दिया, नग्न और पब्लिकली उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये भी एग्रीवेटिव फॉर्म में कहलाएगा। तो सेक्शन 5 और सेक्शन 9 में सारे ग्राउंड सेम है सिवाय एक के। 9 सेक्शन में ये एक एक्स्ट्रा ग्राउंड जुड़ गया है, तो अगर 9 में से क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बनेगा, ठीक है ना। बाकी बन जाएगा 5 से कि एग्रीवेटेड सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट की ग्राउंड्स में एक आध कुछ पूछ लेंगे या 3 सही दे देंगे, एक आध कुछ गलत दे देंगे, बताइए, पूछेंगे आपसे क्वेश्चन की बताइए इनमें से कौन सा ग्राउंड जो है वो नहीं है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का, है ना, या एक सही दे देंगे 3 गलत दे देंगे कि इसमें से बताइए कब माना जाएगा कि सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट है। तो यहाँ पर जो सेक्शन 9 है हमारी, जो सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट की बात कर रही है, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की, तो ये वाला जो पॉइंट है लास्ट वाला बी वाला, ये नया जुड़ गया है। कौन से अमेंडमेंट से जुड़ गया है ये जुड़ गया है पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट 2019 से, जो लागू हुआ है 16 अगस्त 2019, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, whoever persuades, influences, entices or coerces a child to get administered or administers or direct anyone to administer help in getting administered any drug or hormone or any chemical substance to a child with the intent that such child attains early sexual maturity, ठीक है, तो भी क्या माना जाएगा कि ये एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में है ये पॉइंट। जो कोई इस आशय से कि कोई बालक प्रवेशन लैंगिक हमले के प्रयोजन के लिए शीघ्र लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करे, किसी बालक को कोई मादक द्रव्य, हार्मोन या कोई रासायनिक पदार्थ लिए जाने के लिए प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है, फुसलाता है या प्रपीड़ित करता है या देता है या देने के लिए किसी को निर्देश देता है या लिए जाने में सहायता करता है, तो ये माना जाएगा कि गुरुतर लैंगिक हमला करता है या कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है याद रखना, इस सेक्शन में इसी पॉइंट को याद रखना क्योंकि ये नया जो है, तो ये वाले पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है कि यदि कोई व्यक्ति
इस आशय से कि कोई बच्चा शीघ्र लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कर ले, उसको कोई मादक द्रव्य देता है, किसी प्रकार के हार्मोन देता है या रासायनिक पदार्थ देता है, प्रेरित करता फुसलाता है, तो क्या ये एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है? क्या है ये? 4 ऑप्शन पूछेंगे, तो ये एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अब है सेक्शन 10 में इसकी पनिशमेंट। ठीक है, सेक्शन 10 में पनिशमेंट है इसकी कितनी? Whoever commits aggravated sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो सजा कितनी हो गई? 5 साल से कम की तो होगी नहीं, जो 7 साल तक की हो सकेगी प्लस फाइन। तो मिनिमम कम से कम 5 साल तो मिलेगी, 7 साल तक की हो सकती है, प्लस फाइन साथ में चलेगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेक्शन 10 और हमारा पार्ट डी जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो पार्ट डी कंप्लीट, सेक्शन 10। अब आएगा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, पार्ट ई। ठीक है ना, चैप्टर 4 जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड था, कल ही हमने देखा था। ठीक है, तो अब है पार्ट ई, कोई केस लॉ इसमें भी नहीं है इंपॉर्टेंट। ई में है सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट दिया। ठीक है, पार्ट ई अब बात कर रहा है सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि लैंगिक उत्पीड़न, हिंदी वर्ड क्या है इसका? लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड। तो 11 में बताया गया है लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट, और 12 में बताई गई है उसकी पनिशमेंट। अब क्या होता है सेक्सुअल हरासमेंट? तो अ पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड when such person with sexual intent utters any word or makes any sound or makes any gesture or exhibits any object or part of body with the intention that such word or sound shall be heard or such gesture or object or part of body shall be seen by the child। ये लैंग्वेज कुछ पढ़ी पढ़ी सी लग रही है, आईपीसी में भी हमने इस तरीके की कोई सेक्शन पढ़ी है? अगर याद आ रहा हो तो हिंदी में पढ़ देती हूँ, फिर बताइएगा। लैंगिक उत्पीड़न, कोई व्यक्ति किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है, यह कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसे शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाएगा, तो कहा जाएगा कि उसने सेक्सुअल असॉल्ट किया है। याद आ रहा है ये कहां पर पढ़ा है हमने? आईपीसी की कौन सी धारा से मैच कर रही है ये वर्ड? 509, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से जो कोई शब्द अंग विक्षेप या कार्य करेगा। 509 सेक्शन 509 में हम सेम चीज पढ़ते हैं, है ना? तो आईपीसी की सेक्शन 509 में जो अपराध है वो यहाँ पर क्या है? बच्चों के साथ अगर किया जाएगा तो लैंगिक उत्पीड़न है। किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है, ये तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति कोई बात कहे, कुछ इस तरीके की ध्वनियां निकाले, अंग विक्षेप करे, कोई शरीर का भाग प्रदर्शित करे, कि क्यों? इस इंटेंशन से कि वो बच्चा देखे, ऐसी आवाजें सुने, है ना, इस पर्पज से, तो कहा जाएगा कि उसने क्या किया है? लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट किया है। और भी पॉइंट है आगे। सेकेंड पॉइंट है मेक्स अ चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी और एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी so as it is seen by such person or any other person। तो अभी फर्स्ट क्लॉज में व्यक्ति जो है वो अपने बॉडी पार्ट्स को दिखा रहा है, और अब सेकंड क्लॉज में बच्चे को जो है उसको उकसा रहा है कि वो अपने शरीर का भाग दिखाए। किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है जिससे उसको ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके। ठीक है ना? थर्ड है अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है। तो थर्ड में क्या हो गया? मीन्स ऑनलाइन कुछ गलत चीजें दिखा रहा है। शोज एनी ऑब्जेक्ट टू अ चाइल्ड इन एनी फॉर्म और मीडिया फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज। फिर है फोर्थ वाला रिपीटेडली और कंस्टेंटली फॉलोज और वॉचेज और कॉन्टेक्ट्स अ चाइल्ड आइदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और एनी अदर मीन्स। अब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और अदर मीन्स के माध्यम से डायरेक्टली
या फिर डायरेक्टली क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली बच्चे के कांटेक्ट में बना हुआ है, कंटिन्यूअसली बच्चे को देख रहा है ना। बालक को या तो सीधे मतलब डायरेक्टली या इलेक्ट्रॉनिक अंकीय या किसी अन्य साधनों के माध्यम से बार बार या निरंतर पीछा करता है या देखता है या संपर्क करता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट ही माना जाएगा। फिर है बालक के शरीर के किसी भाग या लैंगिक तत्व में बालक के अंतर्ग्रस्त होने का इलेक्ट्रॉनिक फिल्म या अंकीय या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से वास्तविक या गढ़े गए चित्रण को मीडिया के किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है। मीन्स किसी बच्चे की वीडियो बना लिया और उसको बार बार धमकी दे रहा है कि हम इसको अपलोड कर देंगे। तो ये भी क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट। थ्रेटन्स टू यूज इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया a real or fabricating depiction through electronic film or digital or any other mode of any part of the body of the child or the involvement of the child in sexual act. Last वाला point है, incites a child for pornographic purposes or give gratification thereof. अब उसको भैया सीधा सीधा gratification ऑफर कर रहा है, प्रलोभन दे रहा है, पारितोषण दे रहा है, अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए पारितोषण देता है। वो कह रहा है कि तुम सेक्सुअल एक्टिविटी करो, वीडियो बनाएंगे, उसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो ये भी क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट है। अब है स्पष्टीकरण, इसमें एक दिया गया है, कोई प्रश्न जिसपे लैंगिक आशय अंतर्वर्णित है, तथ्य का प्रश्न है। अब ये फैक्ट है ना, फैक्ट वाला क्वेश्चन है। फैक्ट्स को देख करके कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये सेक्सुअल एक्ट है या नहीं है। एनी क्वेश्चन विच इन्वॉल्व सेक्सुअल इंटेंट शैल बी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। तो हर केस के सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों को देखकर कोर्ट बताएगी कि जो आशय है इसमें सेक्सुअल इंटेंट है या नहीं। अब ऐसा नहीं होगा कि किसी बच्चे को कोई रोग है, उसके प्राइवेट पार्ट पे डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर ने बोला कि बेटा दिखाओ क्या दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर के ऊपर उठा के पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दायर कर दिया कि अरे वो तो डॉक्टर साहब कह रहे थे अंग दिखाओ। तो वो सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, है ना। लेकिन अब कोई फंसाने के लिए लगा दे झूठा केस, तो इसलिए ये एक्सप्लेनेशन दे दिया कि सेक्सुअल इंटेंट, कि सेक्सुअल आशय से ये एक्ट किए गए हैं, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। जब कोर्ट में केस जाएगा तो कोर्ट सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और सारे फैक्ट्स को देख करके फिर डिसाइड करेगी कि सेक्सुअल इंटेंट है या नहीं। क्योंकि ये सारे एक्ट जो हमने पढ़े, ये सेक्सुअल इंटेंट अगर होगा तो ही सेक्सुअल हरासमेंट माने जाएंगे, है ना। अगर व्यक्ति का क्या होगा, लैंगिक उत्पीड़न कब माना जाएगा, अगर ये सब काम करने के पीछे उसका लैंगिक आशय होगा तो। ठीक, अब इसकी पनिशमेंट सेक्शन 12, punishment for sexual harassment. Whoever commits sexual harassment upon a child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. तो पनिशमेंट कितनी हो गई इसकी, पनिशमेंट हो गई कि कम से कम इसको 3 साल की सजा मिलेगी प्लस फाइन होगा इसका, ठीक है। तो इसमें 3 से इतने तक नहीं, सीधे सीधे 3 है। जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास की जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो 3 वर्ष तक की मैक्सिमम सजा हो सकती है, यानी कि मैक्सिमम सजा 3 वर्ष की है। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है ये, कि कोर्ट चाहे तो 1 वर्ष की दे सकता है, 6 महीने की दे सकता है, पूरे 3 वर्ष की दे सकता है, प्लस फाइन होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट ई ऑफ चैप्टर 2 ऑफ पॉक्सो एक्ट कंप्लीट, ठीक है। तो एक बार शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा था फटाफट से, ताकि दिमाग में बैठा रहे। चैप्टर 1 में हमने सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट देखी थी, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, ठीक है। तो सबको पता है कि शॉर्ट टाइटल क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 है, ठीक है। एक्सटेंड का पूरे भारत पर है। कमेंसमेंट कब हुआ है, ये डेट सबको याद हो जानी चाहिए, मैंने ट्रिक बताई थी। बच्चों से रिलेटेड एक्ट है और बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, नेहरू जी। तो नेहरू जी का जन्मदिन 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे के दिन ये एक्ट लागू हुआ, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, ठीक है भाई। बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए ये जो एक्ट है ये किस तारीख को लागू हुआ, 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ, चिल्ड्रंस डे वाले दिन। डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन क्लॉज में ए से लेकर कहां तक की डेफिनेशन थी, एम तक की डेफिनेशन थी।
जिसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने कौन सी देखना थी, चाइल्ड की देखना थी जो 2D में बताई गई है, जहां पर मतलब है यहाँ पर 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो माने जाएंगे। और DA में जो नई सेक्शन जुड़ी है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, कब जुड़ी है, 2019 पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ी है, ध्यान रखना है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन आप लोगों को लर्न करना है, वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। स्पेशल कोर्ट और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्लॉज याद रखना है, L और M, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट जो रहती है वो याद रखना पड़ती है चीजें। अब है हमने फिर हमने अपने सेकंड लेक्चर में स्टार्ट किया सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जिसमें हमने पूरे चैप्टर सेकंड को आज कंप्लीट कर लिया लेक्चर 2 और 3 में, जिसमें हमने सबसे पहले पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और उसकी पनिशमेंट देखी। तो सेक्शन 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बताया गया है। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, जैसा हमने आईपीसी में रेप पढ़ा है, चारों ग्राउंड सेम वही है। पनिशमेंट सेक्शन 4 में बताई गई है। तो पनिशमेंट कितनी है इसकी, पनिशमेंट हमने देखी कल, इसकी पनिशमेंट कितनी है, 10 साल से कम की नहीं होगी, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। तो पनिशमेंट को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया था, पेनिट्रेटिव है ना, प्रवेशन लैंगिक हमले की पनिशमेंट को 2 भागों में बांटा गया था। नॉर्मल अगर है तो 10 साल से कम की तो होगी नहीं, आजीवन कारावास तक हो सकती है। लेकिन अगर 16 वर्ष से कम आयु के बालक बालिका पर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है तो ये सजा बढ़ जाएगी, फिर 20 साल से कम की नहीं होगी और जो आजीवन कारावास तक की हो सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर पार्ट बी में हमने एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट देखा, गंभीर प्रकृति का गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, ठीक है ना। तो 5 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की कैटेगरी बताई गई है कि कहां से कहां तक कौन कौन लोग करेंगे, तो एग्रीवेटिव फॉर्म में माना जाएगा। और उसकी पनिशमेंट बताई गई है 6 में। तो पनिशमेंट इसकी कितनी है, क्योंकि एग्रीवेटिव फॉर्म का है इसलिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, कठोर कारावास है, जो 20 साल से कम का नहीं होगा, आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, प्लस फाइन। फाइन ऊपर भी है ना, सॉरी यहाँ बताना भूल गए, प्लस फाइन का भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष, इसमें मैम मृत्यु है, क्या हुआ, मृत्यु भी है, कहाँ मृत्यु है भी है मैम। मृत्यु, नहीं मृत्यु नहीं है, कहीं इसी पर नहीं है। अमेंडमेंट हुआ है मैम 2019 में। हाँ तो मेरे पास अमेंडेड एक्ट की तो है। मैम मेरे में मृत्यु Rigorous भी लिखा है। imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for a remainder of natural life, and shall also be liable to fine. Oh, okay, sorry. Or with death. Yes. बताओ, मैं कल बताना भूल गई। और विथ डेथ, तो चलिए ध्यान रखिएगा, प्रीवियस वीडियो में ये डेथ वाला पॉइंट में बताना भूल गई, ध्यान नहीं आया। ध्यान रखना भाई, सेक्शन 6 जो है हमारा, इसमें डेथ सेंटेंस भी है। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में जो सजा है वो कितनी है, 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो आजीवन कारावास तक की हो सकती है, प्लस जुर्माना भी होगा या मृत्यु। कैसे ध्यान नहीं दिया यार, चलो ठीक है, या मृत्यु से दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो मृत्यु दंड भी हो सकता है इसमें, ध्यान रखना। एग्रेवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में, क्योंकि ये रेप की कैटेगरी का है, और जब रेप की कैटेगरी का और एग्रेवेटिव फॉर्म में हो रहा है, गुरुतर फॉर्म में हो रहा है, तो सजा तो बढ़ी गई है, कम से कम 20 साल की तो होनी ही है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जाएगी, और गंभीर प्रकृति का होगा तो मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, ठीक, सेक्शन 6 में। उसके बाद हमने आज की क्लास में मतलब हमारे लेक्चर 3 में हमने सी, पार्ट सी, डी और ई कवर किया, सेक्सुअल असॉल्ट। तो सेक्सुअल असॉल्ट का एक्ट हमने 7 में पढ़ा, 8 में हमने उसकी पनिशमेंट पढ़ी, पनिशमेंट कितनी है, 5 इयर्स एंड फाइन। तो यहाँ पर 3 साल से लेकर के 5 साल तक की सजा के बीच में सजा दी जा सकती है, कम से कम 3 साल, मैक्स टू मैक्स 5 इयर्स प्लस जो है फाइन इसमें रहेगा, ठीक, 8 में। फिर उसके बाद सेक्शन पार्ट डी इसका 9, तो 9 में क्या है, एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। तो ये सेक्शन 9 जो है 5 की तरह है, 5 में जितने लोग कर रहे हैं सेक्सुअल पेनिट्रेटिव एग्रीवेटिव सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट, यहाँ पर एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं वही लोग, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ग्राउंड है जो 2019 की अमेंडमेंट से जुड़ गया, वो एक्स्ट्रा ग्राउंड लास्ट में आपको देखना है, वी वाले पॉइंट में, वी फॉर वैन वाले पॉइंट पे 9 में, ठीक है। इसकी पनिशमेंट 10 में बताई गई है, पनिशमेंट कितनी बताई गई है, 5 साल से कम की होगी नहीं, जो 7 साल तक की हो सकती है, प्लस फाइन, ठीक है। उसके बाद पार्ट ई देखा हमने, सेक्सुअल हिरासमेंट। सेक्सुअल हिरासमेंट ई में बताया गया है। सेक्सुअल हिरासमेंट क्या है, वही जो आईपीसी की सेक्शन 509 में हम पढ़ते हैं, लज्जा भंग करने, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से किए गए कार्य जो है, उसका ए वाला पॉइंट यहाँ पर वो है, बाकी इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है, ठीक है। सेक्सुअल हिरासमेंट, इसकी पनिशमेंट बताई गई है सेक्शन 12 में, किसकी पनिशमेंट बताई गई है, 3 साल प्लस फाइन, ठीक है।
तो सेक्शुअल हरासमेंट में सबसे कम पनिशमेंट है, 3 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है प्लस फाइन, यानी कि मैक्सिमम 3 इयर्स हो सकती है। कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे 3 साल से कम भी दे सकता है, लेकिन 3 साल से ज्यादा नहीं दे सकता। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट रिवीजन जो हमने अभी तक का पढ़ा। ठीक, चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड, यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस एंड पनिशमेंट देयरऑफ। अगर छोटी छोटी सेक्शंस रही तो 3 ही पढ़ेंगे, और सॉरी मतलब आगे का चैप्टर 4 भी कंप्लीट कर लेंगे, और बड़ी बड़ी रही तो 3 ही पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। और जो लोग भी आज ज्वाइन हुए, प्लीज मैं आप लोगों से बार बार बोल रही हूँ, इस क्लास में विदाउट प्रोफाइल पिक आपको अलाउड नहीं है, तो आप लोग अपनी अपनी प्लीज प्रोफाइल पिक्स अपलोड कर लीजिए। जैसे इन लोगों ने लगाई है, ये देखिए उत्तरा जी ने लगा ली है कुछ, तो आप लोग भी लगा लीजिए, या फिर अपना वीडियो ऑन करके देखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसने भी अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे डले हैं पहले वाले वीडियो, लेक्चर फर्स्ट डला हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं, लिंक ग्रुप में शेयर करते हैं। ओके, बाय बाय।